प्रीत, आप सभी का एनवीटी के खास शो दिल की बात में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो हम बात कर रहे हैं दिल के स्वास्थ्य की और उससे जुड़ी बीमारियों की, और इसी वेबिनार का टॉपिक है पुरुषों, महिलाओं और बच्चों में सीवीडी की प्रॉब्लम्स। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आज बेहद खास मेहमान। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर मनीष अग्रवाल का, जो सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी है PSRI हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर। Thank you so much for this platform and for coming here. Thank you so much. साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ऋषिकेश एस पाटिल, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, LH हीरानंदानी हॉस्पिटल पवई, मुंबई। डॉक्टर ऋषिकेश, आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। तो शुरुआत करूंगी मैं अपने सवालों का, और सबसे पहला सवाल मैं करूंगी डॉक्टर मनीष से। सर, हम अक्सर सुनते हैं कि सीवीडी का जो केस है, सीवीडी के जो बहुत केसेस आते हैं वो पुरुषों में अधिक है। क्या ये बात सच है? ये बात काफी हद तक सच है। देयर हैज बीन एन एनालिसिस कि हमारे स्टडीज बहुत होती हैं जर्नल्स में, और उसमें डॉक्यूमेंटेशन है कि अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स द इंसिडेंस ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, स्पेशली एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज, इज मोर इन मेल्स across age groups. So heart attacks भी अगर आप देखो तो there's been a study which is also known as TROMSO study, which जो बताता है कि heart attacks भी across all age groups males में ज़्यादा होते हैं, but because women tend to live longer than men, and once they have menopause, 5 साल menopause के बाद उनका रिस्क मेल्स के इक्विवेलेंट होने लग जाता है। जो लेडीज में जो हार्ट डिजीज है, it tends to catch up after 5 years after menopause, and they start the incidence of the atherosclerotic cardiovascular disease starts equilibrating between males and females. But on an overall scale, the incidence of atherosclerotic cardiovascular disease, जो blockages की वजह से heart attacks होते हैं, जिसको हम CVD कहते हैं, on account of atherosclerotic disease, it is more common in males in comparison to females across age groups. सर, लेकिन ऐसा क्यों है कि मेल्स में ये चीज ज्यादा देखने को मिलती है? वो ईस्ट्रोजन हार्मोन के प्रोडक्शन की वजह से हमें ये लगता है कि उनके वजह से जो लिपिड प्रोफाइल उनका जो है दैट इज मोर, वो ज्यादा बेहतर होता है, और इसीलिए शायद ये थ्योराइज की गई है कि क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रोडक्शन रहता है फीमेल्स में अप टू द पॉइंट ऑफ मेनोपॉज, इसलिए उनका इंसिडेंस ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज इज लेस। तो जिस तरीके से डॉक्टर मनीष ने बताया कि क्यों पुरुषों में ये चीज ज्यादा है, तो अब हमें लगभग एक बेसिक जो एनालिसिस है वो समझ में आई क्या होगा। तो डॉक्टर ऋषिकेश, अगर मैं बात करूं कार्डियक अरेस्ट, दिल का दौरा, हार्ट फेलियर, तो क्या ये तीनों एक ही चीज होती है? और अगर अलग है तो आप इसको अंतर इसमें कैसे समझाएंगे? बराबर। एक डॉक्टर मनीष जी से भी मैं उन्होंने जो बताया उसमें कुछ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे हम देखेंगे तो 10 साल पहले कोई यंग फीमेल हमारे ओपीडी में अगर आते थे तो हम शायद हार्ट के बारे में सोचते भी नहीं थे, स्पेशली हार्ट अटैक या ब्लॉकेज के बारे में। बट अभी अपना जीवन शैली ऐसी हो गई है कि हमने देखे कि अभी उनमें स्मोकिंग का चांस काफी बढ़ गया है, ओवरऑल स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, मोटापापन बढ़ गया है, एक्सरसाइज कम हुआ है। तो फिर भी हम अगर बोलते हैं कि मेनोपॉज के पहले जो कुछ हार्मोन्स जो है जो थोड़ा प्रोटेक्टिव है बॉडी के लिए, वो थोड़ा हार्मोन हम देखते हैं कि कम पड़ रहे हैं, बिकॉज अपनी जो जीवन शैली है जो बराबर नहीं है। तो फिर भी अगर हम बोलेंगे कि फीमेल्स में वो इंसिडेंस कम है, बट अभी के लाइफस्टाइल में हमने देखा कि वो इंसिडेंस काफी पिकअप हो रहा है, और इनफैक्ट मेनोपॉज के बाद तो ये वुमेन के इंसिडेंसेस काफी ज्यादा। तो अभी चलते हैं कि अभी हम बोलते हैं हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट। सुनने में तो सब एक जैसे ही लगते हैं, कॉमन लोगों के लिए लगता है कि ये सब सेम चीजें हैं, बट डेफिनेटली इसमें काफी सारा अंतर है। जब भी आप हार्ट अटैक बोलते हैं तो हार्ट अटैक यानी हार्ट को खून वाली नस में कहाँ पे ब्लॉक आ जाता है कि जिसके कारण हार्ट के स्नायु को खून बराबर मिलता नहीं है, और उसके कारण हार्ट अटैक आता है। तो जो ब्लॉकेज होता है उसके कारण जो सिम्टम होते हैं जिसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक। हार्ट फेलियर यानी हार्ट जो है, हार्ट का फंक्शन रहता है बॉडी में ब्लड पंप करने का, तो ये बॉडी का ब्लड पंप करने का हार्ट क्षमता कम हो जाती है। तो हो सकती है वो हार्ट अटैक के कारण कम हुई है, हो सकती है कि कोई जेनेटिक टेंडेंसी है जिसके कारण हार्ट मसल वीक है, या काफी बार हाई ब्लड प्रेशर रहती है, या कोई
जेनेटिक टेंडेंसी है या कोई किडनी पेशेंट्स है, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, तो ऐसे काफी कारण है जिसके कारण हार्ट क्षमता कम होती है बॉडी को पंप करने की। तो जो बॉडी क्षमता कम होती है या हार्ट की जो क्षमता कम होती है पंप करने के लिए, उसको हम हार्ट फेल्योर बोलते हैं। वेल हार्ट अरेस्ट हम तभी बोलते हैं कि जब भी हार्ट का चलना बंद हो जाता है। तो काफी बार दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, इतनी तेज हो जाती है कि वो हार्ट इफेक्टिवली काम करना नहीं होता है, या इतनी लो रहती है कि हार्ट इफेक्टिव काम नहीं करता है। तो हार्ट अरेस्ट यानी हार्ट बंद हो जाना, हार्ट अटैक यानी हार्ट के नसों में ब्लॉक आके जो तकलीफ होती है उसको हार्ट अटैक बोलते हैं, और हार्ट फेल्योर यानी हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी है उसको जो कम होती है उसको हम हार्ट फेल्योर बोलते हैं। जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने ये तीनों में डिफरेंस समझाया। तो अगर इसी में मैं बात करूँ मेल्स और फीमेल्स के, तो क्या दोनों में समान ही लक्षण देखने को मिलते हैं या अलग-अलग? कोई भी अगर सीवीडी किसी को आ रही प्रॉब्लम हो रही है, तो दोनों में क्या लक्षण समान ही होते हैं मेल्स और फीमेल्स में? देखो हमने काफी बार देखा है कि फीमेल्स में थोड़े जो सिम्टम्स है स्पेशली हार्ट अटैक के थोड़े से एटिपिकल रहते हैं, यानी जो नॉर्मल लोगों में हम डिफाइन करते हैं कि थोड़ा सीने में भारीपन हो जाना, लेफ्ट साइड में रेडिएट हो जाना, जॉ पेन हो जाना, थोड़े फीमेल्स में वो सिम्टम थोड़े से अलग तरीके से देखे जाते हैं, जैसे वीकनेस की तरह महसूस होना, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट की तरह रहना, सिर्फ एक ही जगह पे रेट्रोस्टर्नल पेन बोलना। तो थोड़े हार्ट अटैक के सिम्टम मेल्स और फीमेल्स में थोड़े फीमेल्स में थोड़े अलग तरीके के सिम्टम थोड़ा ज्यादा देखे जाते हैं। बट अदरवाइज ऑब्वियसली जब ये हार्ट फेलियर होता है तो कॉमन सिम्टम चलते समय सांस फूल जाना, दम लगना, पैरों में सूजन आ जाना, पेट फूलना, थोड़ा सा वीकनेस काफी लगना, नींद में सांस फूल के उठ के बैठना, ऐसे सिम्टम मोर लेस कॉमन रहती है। हार्ट अरेस्ट में तो ऑब्वियसली हार्ट जब ये बंद हो जाता है तो पेशेंट सडन बेहोश हो जाना, रिस्पॉन्स नहीं देना, ये तो कॉमन सिम्टम है। जी। तो डॉक्टर मनीष, जैसे डॉक्टर ऋषिकेश ने बताया कि लक्षण जो होते हैं वो किस तरीके से अलग-अलग हो सकते हैं। तो अगर ऐसे में मैं बात करूँ फीमेल स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स की, तो महिला में हृदय रोग कोई भी हार्ट डिजीज के खतरे को बढ़ाने में कौन से फीमेल स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स हैं जो उसको एग्जैजरेट करते हैं? जैसे डॉक्टर ऋषिकेश ने बताया कि फीमेल्स में भी इंसिडेंस पिकअप हो रहा है, वो बात बिल्कुल सही बोली है। मेरे पास भी यंग फीमेल्स आती हैं हार्ट अटैक के साथ, बट सवाल ये था कि इंसिडेंस किस में ज़्यादा होता है, तो मेल्स में ज़्यादा होता है। सो नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चंस कि भाई अब फीमेल्स में स्पेसिफिक चीज़ क्या होती है जिससे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे देयर आर सम फीमेल्स जो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको गेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है या गेस्टेशनल हाइपरटेंशन होता है। दीज आर ऑल प्रेडिक्टर्स कि आगे जाके इनके ये रिस्क फैक्टर्स ये बढ़ेंगे, ये इनको जल्दी हाइपरटेंशन होगा, इनको जल्दी डायबिटीज होगा। एंड डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन आर वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर्स फॉर ब्लॉकेज बनने के लिए, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होते हैं। तो ये एक तो ये हैं प्रेडिक्टर्स कि भाई आपको अगर गेस्टेशनल डायबिटीज हो, प्रेगनेंसी के वक्त अगर आपको डायबिटीज होता है, आपका ब्लड प्रेशर होता है, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन होता है, तो आगे जाके आपको दिक्कत आ सकती है। देन अगर फीमेल स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर्स देखा जाए तो देयर आर सम फीमेल्स हु डेवलप पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी है। अगर आपको प्रेगनेंसी हुई, आपको एक दफे आपका हार्ट का फंक्शन कम हो गया, तो हम जनरली एडवाइस करते हैं कि दोबारा आप ना लें। तो फीमेल स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर्स तो विशेषकर यही चीजें हैं जो हमें बताती हैं आगे जाके कि आगे जाके क्या हो सकता है। गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, गेस्टेशनल डायबिटीज, पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी, और अगर फीमेल्स को कोई स्पेसिफिक, और यूजुअली प्रेगनेंसी के टाइम इट्स वॉल्यूम ओवरलोड कंडीशन जिसमें वॉल्यूम बढ़ता है, तो उसमें अगर कोई भी आपका स्टेनोटिक लीजन हो, आउटिक स्टेनोसिस हो या माइट्रल स्टेनोसिस और रूमेटिक हार्ट डिजीज की वजह से, तो उन सब चीज़ों का पहले से ही इवैल्यूएशन हो जाता है ताकि सेफ प्रेगनेंसी हो। बट अगर कार्डियोवास्कुलर डिजीज रिस्क फैक्टर्स पूछना चाहते हैं कि वो कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो पहले से जी। फीमेल स्पेसिफिक बता देंगी, वो ये गेस्टेशनल डायबिटीज एंड गेस्टेशनल हाइपरटेंशन है। मतलब गेस्टेशन मतलब जी, प्रेगनेंसी, जी, gestation means जी। pregnancy induced hypertension and जी, जी, डॉक्टर ऋषिकेश। ये आई थिंक मनीष जी ने बहुत सही कहा है। साथ में ना हम देखें कि फीमेल्स में थोड़ा एनीमिया लेवल काफी लो, मींस हीमोग्लोबिन लेवल काफी लो रहता है, वो थोड़ा काफी बार प्रीडिस्पोज करता है। वैसे नहीं, काफी बार वो बर्थ कंट्रोल जो पिल लेते हैं, उसी पिल्स लेते हैं, कि वो भी एक थोड़ा खून का गुठली करके अटैक आने का थोड़ा संभावना बढ़ जाता है। उसके अलावा कोई इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर रहते हैं, जैसे बॉडी को ऑटोइम्यून डिसीज होते हैं, यानी खुद की बॉडी खुद के ऊपर इम्पैक्ट करती है, तो फीमेल्स में वो इंसिडेंसेस काफी देखा जाता है कि वो एडिशनल एज अ फीमेल जेंडर को हार्ट डिसीज के लिए प्रीडिस्पोज कर देती है। ऊपर से जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हम देखते हैं कि फीमेल्स थोड़ा घर पे रहते हैं, हाउस होल्ड रहते हैं, तो उनमें थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस ज्यादा देखा जाता है कि ये सब चीजें मैटर करती है।
जी, तो पुरुषों से महिलाओं की जो सीवीडी प्रॉब्लम्स है वो एकदम अलग है। मतलब अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पुरुषों और महिलाओं की, तो ऐसा नहीं है कि जो सिम्पटम्स, जो चीज़ें पुरुषों के साथ हो रही है वो एग्ज़ैक्ट महिलाओं के साथ हो। खतरा दोनों पर खतरनाक खतरे ही हैं, किसी का कम और ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल, तो डॉक्टर ऋषिकेश, जिस तरीके से हार्ट अटैक्स की हम बात करते हैं, दिल की जो हृदय गति है उसकी बात करते हैं, तो इर्रेगुलर हार्ट बीट जो जिसे हम अरिथमिया कहते हैं मेडिकल टर्म्स में, तो ऐसा क्यों होता है? इर्रेगुलर हार्ट बीट कब देखने को मिलती है और बेसिकली किस उम्र में होता है ये? बराबर। मैं हमेशा पेशेंट को बोलता हूँ कि जब भी हम हार्ट बोलते हैं तो हार्ट इस हॉल के एक हॉल की तरह रहता है कि जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक कनेक्शन रहता है, जहाँ पे कोई प्लम्बिंग कनेक्शन रहता है और किसी का और एक स्ट्रक्चर रहता है। जब भी हम दिल के बारे में बोलते हैं, जब भी हम दिल का सोनोग्राफी टूडे को बोलते हैं तो हार्ट का हम स्ट्रक्चर देखते हैं। जब भी हम हार्ट के एंजियोग्राफी ब्लॉकेज के बारे में बोलते हैं तो हार्ट का प्लम्बिंग सिस्टम देखते हैं। और जब भी हम दिल की गति के ऊपर बोलते हैं तो ये हार्ट का वायरिंग सिस्टम देखते हैं। तो जो दिल की गति कम ज्यादा जो होती है उसके भी काफी कारण रहते हैं कि गति के दिल के ऊपर के हिस्से से आ रही है या नीचे के हिस्से से आ रही है। ये काफी बार इसके काफी कारण रहते हैं। काफी कुछ बचपन से कोई कंडीशन रहते हैं कि जिसके कारण ये धड़कन किसी लोगों में प्रीडिस्पोज करती है। बट मेजोरिटी टाइम कुछ जो बीमारी रहती है वो नॉर्मल हार्ट में भी देखा जाता है। तो ये धड़कन क्यों होती है? एक कॉमन कॉज तो कभी बार दिल में एक्स्ट्रा कनेक्शन रहता है जिसके कारण ये धड़कन हो जाती है, या उम्र के हिसाब से जैसे हम हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वैसे रिलैक्सेशन भी एब्नॉर्मल हो जाता है। तो जब ये हार्ट का रिलैक्सेशन एब्नॉर्मल हो जाता है तो हार्ट के ऊपर जो ब्लड पंप करने वाला ऊपरी हिस्सा रहता है वो थोड़ा मोटा होना शुरू हो जाता है। जैसे ये कपड़े मोटे होना शुरू हो जाते हैं तो उसमें से जो वायरिंग सिस्टम जो जाती है वो थोड़ी स्ट्रेच डाउन हो जाती है। तो ये जब स्ट्रेच हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली थोड़ा वायरिंग सिस्टम में बिगाड़ आके थोड़ी धड़कन तेज दिखती है। तो कॉमन मेरे को पूछेंगे तो ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल रहने से, बढ़ते उम्र से, काफ़ी बार ओल्ड अटैक आने के कारण हार्ट भी वीक हुआ है, उसके कारण से भी ये गति अनियमित होती है। और किसमें ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है ऐसी, फीमेल्स या मेल्स? देखो जैसे मैंने बताया कि धड़कन के काफ़ी कारण रहते हैं। जो कॉमन धड़कन हम प्रैक्टिस में देखे जाते हैं जिसको हम बोलते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन, कि जिसमें दिल की ऊपर की धड़कन जो एकदम से तेज हो जाती है, वो धड़कन जो भी स्टडी की गई है उसमें मेल्स में वो थोड़ा इंसिडेंस ज़्यादा देखा जाता है। बट सरप्राइजिंगली देखें तो मोर्टेलिटी फीमेल्स में थोड़ा ज़्यादा दिखी गई है। तो 2 इंसिडेंस हार्ट अरीथमिया के स्पेशली एट्रियल फिब्रिलेशन के मेल्स में ज़्यादा है। बट मोर्टेलिटी इज मोर कॉमन इन फीमेल्स मेनली बिकॉज थोड़ा हो सकता है ये भी कॉमनली जिन लोगों में सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस थोड़ा सा पुअर है उन लोगों में थोड़ा ज्यादा मोर्टेलिटी देखा जाता है। आई थिंक टाइमली डॉक्टर के पास कंसल्ट नहीं होना या जो इफेक्टिव इलाज है वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाना हो सकता है, शायद वो एक रीजन रहे। बट बाकी काफी कुछ बीमारी है। मेनली जो पल्पिटेशन है ये मेल्स में थोड़ा ज्यादा ऑब्वियस दिखी गई। जी, तो इस तरीके से हम समझ पाते हैं कि मेल्स में और फीमेल्स में अगर इर्रेगुलर हार्ट बीट है तो वो किस तरीके से समझ में आएगी। डॉक्टर मनीष, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि जिन्हें भी दिल की समस्याएं होती हैं, उन लोगों को अक्सर ब्लड थिनर्स डॉक्टर्स देते हैं। ऐसा कोई विशेष कारण है इसके पीछे? हाँ, जो ब्लड थिनर्स ये ब्लड थिनर्स एक बहुत ही कॉमन प्रिस्क्रिप्शन है सारे कार्डियोलॉजिस्ट का, स्पेशली अगर पेशेंट को हाई रिस्क हो हार्ट अटैक का, या अगर हार्ट अटैक हो चुका है दूसरे हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए हम ब्लड थिनर्स जरूर देते हैं। उसमें मोस्ट कॉमन ब्लड थिनर्स देने का ये कारण है कि ये जो एंटी प्लेटलेट्स हैं, जिनका मतलब ये क्लास ऑफ कंपाउंड्स है जिनको एंटी प्लेटलेट्स कहते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये रक्त कोशिकाएं हैं, एंटी प्लेटलेट्स होती हैं, उनको वो इनिबिट करती हैं। एंड उसमें एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है, दे कॉज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, सम कंपाउंड्स कॉज इरिवर्सिबल इनिबिशन और कुछ ड्रग्स रिवर्सिबल इनिबिशन करती हैं कॉक्स1 एंजाइम को, आइसो एंजाइम को, जिससे थ्रोम्बोक्सिन ए2 प्रोडक्शन नहीं होता। तो जब ये जो मॉलिक्यूल नहीं प्रोड्यूस होता तो ये प्लेटलेट को चिपकाता नहीं है, एग्रीगेट नहीं करने देता। तो अदरवाइज अगर आप ये ब्लड थिनर्स नहीं दो तो ये प्लेटलेट्स एक गुच्छा बना लेती हैं, प्लेटलेट प्लग्स बन जाती हैं और ऑब्स्ट्रक्ट कर देती हैं ब्लड फ्लो को, लीडिंग टू हार्ट अटैक। सो दे आर द नाइडस फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ क्लॉट, जिसके ऊपर प्लाक पे ऊपर जाके बैठ जाती हैं प्लग के साथ, एंड देन दैट लीड्स टू सिजेशन ऑफ ब्लड फ्लो बंद हो जाती है नाड़ी की। तो इसलिए हम एंटी प्लेटलेट्स देते हैं ताकि खून पतला रहे, प्लेटलेट का प्लग ना बने, ताकि ये कोई रिस्की इवेंट ऑफ सडन सिजेशन ऑफ ब्लड सप्लाई टू कोरोनरी आर्टरी ना हो। तो ऐसा तभी दिया जाता है जब किसी व्यक्ति को दिल की बीमारी हुई हो, या पहले भी अगर
नॉर्मल कोई भी उनमें अगर लक्षण दिखाई दे रहा है तभी से ये चीज शुरू हो जाती है? देखिए, जिसको हार्ट अटैक हो गया है, जिसका हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं, उसी रात को कर रहे हैं, हम उनको लोड भी करते हैं हाई डोजेस पे और उनको थ्रू आउट कंटिन्यू भी कराते हैं। पहले साल में हम शायद दो ब्लड थिनर्स एक साथ देते हैं, फिर 1 साल बाद एक ब्लड थिनर पे रख देते हैं, वो कंटिन्यू होता है ताकि एक सेकंड इवेंट ना हो और जो स्टेंट है वो भी प्लग की वजह से उसको खराबी ना आए। तो ब्लड थिनर्स तो एक देते ही हैं, बट आपका ये सवाल कि क्या हम दूसरे लोगों को भी देते हैं? यस, जो नॉर्मल प्राइमरी प्रिवेंशन में भी हम पेशेंट्स को एसेस करते हैं, उनका ASCVD स्कोर रिस्क देखते हैं। अगर उनका 10 ईयर रिस्क मोर देन 10% हो, मोर देन 7.5% हो विद अदर एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, देन हम वहाँ पे उस मॉडरेट या हाई रिस्क केसेस में वी मेक एन इंडिविजुअल डिसीजन कि हाँ, हमें इनको एंटीप्लेटलेट भी देना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल की गोली भी देनी चाहिए साथ में, ताकि इनका प्राइमरी इवेंट ही ना हो, ये उस स्टेट में ना आए कि और उनको उसके साथ साथ हम हेल्दी लाइफस्टाइल एडवाइस करते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं। तो अगर आप ये सब साथ में अगर आप एंटीप्लेटलेट दो और साथ में पेशेंट को बोलो कि आप एक्सरसाइज करो, तो यू आर उनकी आप जो खून की धमनियों में जो प्लेटलेट एग्रीगेट होता है वो आप प्रिवेंट करते हो। सो यू एडवाइज द पेशेंट कि भाई आप मिनिमम आपका 150 मिनट का वर्कआउट होना चाहिए, एक्सरसाइज होना चाहिए एक हफ्ते में, minimum to minimum 150 minutes, if not more than 300, at least 150 minutes. तो and along with it अगर हम इनको बोलते हैं कि भाई आप अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, सैचुरेटेड फैट्स मत लीजिए और आप ब्लड थिनर्स लीजिए, तो दे प्रिवेंट अ लॉट ऑफ कार्डियक इवेंट्स फ्रॉम हैपनिंग। होने ही नहीं देता फर्स्ट स्टेज में कि भाई आपको उसकी जरूरत पड़े कि आपको एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो हार्ट अटैक के साथ और फिर उसके स्टेंट डलवा रहे हो। सो प्राइमरी प्रिवेंशन में भी ब्लड थिनर्स यूज होते हैं, बट फॉर दोज पीपल हु आर एट हाई रिस्क, एंड हाई रिस्क कैसे पता चलता है? हमारे एल्गोरिथमिक स्कोर से कि ASCVD रिस्क स्कोर 10 इयर्स का ASCVD रिस्क स्कोर क्या है, उसके स्कोरिंग के ऊपर उस पे हम डिसाइड करते हैं कि किस पेशेंट को हमें ब्लड थिनर देना है जिसको अभी तक हार्ट अटैक नहीं हुआ है। तो जैसे कि जब भी आपने ये प्रिस्क्राइब किया हो, तो क्या उसकी कोई समय सीमा होती है या अब क्योंकि वो शुरू हो गया है तो वो अब लाइफ टाइम चलता रहेगा ब्लड थिनर्स? अगर आपका ASCVD रिस्क हाई है तो इट इज आइडियल, अगर आप एक गोली लेने से, ब्लड थिनर लेने से या स्टैटिन लेने से, इफ यू आर प्रिवेंटिंग एनी कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम हैपनिंग फ्रॉम कि भाई आपकी खून की धमनी नहीं रुक रही है, हार्ट अटैक नहीं हो रहा है, आपका हार्ट का फंक्शन नीचे नहीं जा रहा है जिसकी वजह से आप जिंदगी भर आपको थोड़ा भी चलोगे तो सांस फूलेगा, अगर ये सब चीजें प्रिवेंट कर सकते हो तो ये गोली लेने में कोई हर्ज नहीं है। और आजकल तो हम दोनों गोलियां कोलेस्ट्रॉल की और ब्लड थिनर की एक ही गोली में कॉम्बिनेशन में आ जाती हैं, जो खाना खाने के बाद हम रात को दे देते हैं। तो मेरे हिसाब से तो उसका डोज हम ऊपर नीचे जरूर करते रहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन एवरी 6 मंथ्स लिपिड प्रोफाइल के बेसिस पे कि आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल कितना है, बुरा कोलेस्ट्रॉल कितना है, उसके ऊपर हम डोजेज जरूर ऊपर नीचे करते रहेंगे, बट हम जरूर कंटिन्यू करना चाहेंगे। अगर एक पेशेंट ऑलरेडी उसकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है, उसके परिवार में उसके बड़े भाई या पिताजी या किसी को 65 साल के नीचे हार्ट अटैक हुआ है, उसको डायबिटीज है, उसको हाइपरटेंशन है, तो द स्मार्टर थिंग वुड बी कि उसको ना हो, और उसके लिए अगर वो एक दवा लेने से अगर उसको इतनी सारी बेनिफिट्स मिले तो आई थिंक ये सवाल नहीं आना चाहिए कि उसको हम कब हटा सकें। हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि ये इंसिडेंट ऑफ हार्ट अटैक हो ही ना, और हार्ट का फंक्शन कम ना हो, जिससे मरीज की जिंदगी वो अपनी सारी एक्टिविटीज कर सके बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। सो आइडियली दैट शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रीटमेंट। जी, तो ब्लड थिनर्स के पीछे क्या कारण हो सकता है, इसको हमने डॉक्टर से जाना, तो मेरी गुजारिश है हमारे यूजर्स से कि अपने आप ऐसी कोई भी दवा ना लें। अगर आपको कुछ भी लग रहा है तो प्लीज अपने डॉक्टर से सलाह लें। इसीलिए ये शो है ताकि आप समझ सकें कि क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं। तो डॉक्टर्स, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं दिल की बीमारियों की, हार्ट अटैक्स की, हार्ट कार्डियक अरेस्ट की, तो महिलाओं और पुरुषों में तो हमने समझ लिया। डॉक्टर ऋषिकेश, क्या बच्चों में या टीनेजर्स में भी CVD से कुछ प्रभावित होता है? आप देखेंगे जब भी ये हार्ट अटैक होता है, तो हार्ट अटैक तभी होता है जब हार्ट को खून वाले नस में कहाँ पे तो चर्बी जमना शुरू हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल ब्लॉक। स्टडीज में सब देखा जाए कि ये जो कोलेस्ट्रॉल ब्लॉक है उम्र के 10th के यानी 10 के एज में ही ये ब्लॉक डिपॉजिट देखना शुरू हो रहा है। दो बच्चों में ये चांसेस काफी लो रहता है मेजर हार्ट अटैक का, बट ऐसा नहीं कि वो उनमें नहीं आता है। कुछ स्पेसिफिक जेनेटिक कंडीशन रहते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल्स काफी हाई रहती है, तो ऐसे कोई यंग यानी 12 से 20 साल के लोगों में भी हमने देखा है कि उनको हार्ट अटैक आते दौरान।
दूसरा कॉमन रीजन उनका ओबेसिटी रहता है, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल रहता है, तो वो थोड़ा उनको प्रीडिस्पोज कर देते हैं। बट जो हार्ट अटैक की बीमारी बोलते हैं वो हम किड्स में नहीं, बट हार्ट जब भी बोलते हैं तो उसके स्ट्रक्चर की जो बीमारी है, जैसे हार्ट में छेद हो जाना या हार्ट के कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो जाना, ये जो बीमारी है हम बच्चों लोग में ज्यादा देखते हैं। जी, तो जैसा हमने हमेशा अक्सर सुना है कि दिल में छेद तो बचपन से ही होता है, तो बाद में जाके भी क्या ऐसी कोई संभावना बनती है? देखो, दिल में छेद कहाँ पे है और कितना बड़ा है वो भी इक्वली मैटर करता है। जी। काफ़ी बार दिल का छेद अगर नीचे के हिस्से में हो और बड़ा हो, तो उनको काफ़ी बचपन के पहले 2 हफ्ते, 3 हफ्ते या काफ़ी बार पहले 3 महीने में ये सिम्पटम दिखना शुरू हो जाता है। मेरा लोगों से गुज़ारिश है, अगर ऐसे सिम्पटम होते हो, तो उसको टाइमली इलाज करना ज़रूरी रहता है। काफ़ी बार हमारे पास पेशेंट आते हैं कि उनको बचपन में समझ में आ गया है कि तकलीफ है, बट बिकॉज़ ऑफ कुछ पैसे के कारण वो नहीं कर पाते। तो एक उम्र हो जाता है, जब भी 2 साल, 5 साल के बाद जब भी वो वापस आते हैं, तो काफ़ी बार सिचुएशन ऐसी रहती है कि वो ऑपरेशन या कोई इलाज करने के बाहर की हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि बच्चे में भी ये जो हार्ट के स्ट्रक्चर के प्रॉब्लम है वो देखे जा सकते हैं, स्पेशली उनके जो बाय बर्थ जो जाते हैं, कुछ होल जो है जो छोटे हैं हार्ट के ऊपर के हिस्से में, काफी बार वो पिकअप नहीं होता है, वो एज के 40 या 50 साल के बाद भी देखे जाते हैं। जी, तो बचपन में अगर वो चीज़ समझ में आ गई है, तो वो तो उसी समय ठीक हो सकती है, लेकिन कई बार ये चीज़ आगे जाकर के भी पता लगती है। तो डॉक्टर ऋषिकेश, ऐसे में जो बच्चे हैं या टीनेजर्स हैं, उन्हें किन चीज़ों को अपने से दूर रखना चाहिए या किन चीज़ों से बच कर रहना चाहिए? प्रोटेक्शन कैसे करें वो? बराबर। आप देखेंगे तो अभी हार्ट डिसीज अपने इंडिया में अनफॉर्चुनेटली सबसे मेजर लीडिंग कॉज ऑफ डेथ बन जाता है, स्पेशली नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। बट मोर इम्पोर्टेंट आप देखेंगे तो 80% ऑफ दिस डेथ्स कैन बी प्रिवेंटेड, यानी इसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं ऑलमोस्ट 80% लोगों में। तो किससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो जिसके लिए अपनी जीवन शैली अच्छी चाहिए। जीवन शैली शुरू के स्टेज में ही जब भी फॉलो होती है, तो हम देखे जाते हैं कि ऐसे पेशेंट्स मीन्स ऐसे बच्चे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। यानी कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो अपने बचपन से जो खाने का तरीका है, जिसको बोलते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल की, जिसको बोलते हैं कि थोड़ा फ्रूट्स फॉलो करना, हरा सब्जी फॉलो करना, जंक फूड जो बोलते हैं आजकल चिप्स, पिज्जाज, काफी काफी ट्रेंड हो गया है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल में खाने का अपना शैली अच्छी होनी चाहिए, जो बचपन से फॉलो करना जरूरी है। इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि अगर मम्मी पापा या उनके पेरेंट्स को फॉलो करते तो बच्चों में वही शैली शुरू होना शुरू हो जाती है। तो अपने तरीके से जब भी मॉडिफिकेशन करते हैं तो ऑटोमेटिक बच्चों में बदलाव होना शुरू हो जाता है। तो एक यानी खाने का तरीका, अपना जो खा रहे हैं उसके ऊपर ध्यान रखना है। इनफैक्ट वेस्टर्न में देखेंगे तो काफी कैलोरी कॉन्शियस लोग हो रहे हैं कि जो भी हम खा रहे हैं उसके कैलोरी कंटेंट को अभी रिटर्न कर रहे हैं। तो ये कैलोरी कॉन्शियस हो जाना या हम क्या खाते हैं वो कितना हेल्दी है वो पहले से जानकारी करके हेल्दी खाना खाना पहली बात है। उसके अलावा जैसे डॉक्टर मनीष जी ने बताया कि रेगुलर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। देखो, एक्सरसाइज को कोई दवाई नहीं है। लोग बोलते हैं कि मेरे को दवाई दीजिए सर, हम कोशिश ठीक रहने की कोशिश करेंगे, बट एक्सरसाइज को कोई सोल्यूशन नहीं है। डेली 40-45 मिनट थोड़ा मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज, सिंपल वॉक नहीं, मैं बोलता हूँ थोड़ा ब्रिस्क वॉक बहुत जरूरी हो जाता है। और ये तभी फॉलो होता है जब भी बचपन में इसकी आदत लगना शुरू हो जाती है। तो थोड़ा सा आजकल कॉम्पिटिटिव इसमें हम काफी स्टडी पे ध्यान रख के अपने फिजिकल हेल्थ पे काफी निग्लेक्ट करने की कोशिश करें। तो मेरा सभी को लगे के लिए ये सुझाव रहेगा कि बच्चों के लिए एटलीस्ट 40-45 मिनट खेलना, एक्सरसाइज करना या सिंपल भागना दौड़ना ही काफी अच्छी एक्सरसाइज है। इसके अलावा स्मोकिंग अवॉइड करना है, फैमिली में अल्कोहल चीजें अवॉइड करना है। ठीक है, बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिटिव नेशन से काफी स्ट्रेस लेवल बढ़ गई है। तो स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने का तरीका, आई थिंक एज अ पेरेंट हमारी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को थोड़ा पॉजिटिव वे से स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना चाहिए। लाइफ में सब स्ट्रेस एग्जाम ही सब चीजें नहीं रहती है, उसके ऊपर आके अपने को काफी सीखना है। तो ये सब चीजें बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है आगे। जी, बच्चे सीखेंगे तब जाकर के आगे अडल्ट होंगे और वो उन चीज़ों को अपने में आदत के तौर पे शामिल कर पाएँगे। बच्चों में किस तरीके से ये आता है, ये हमने अब समझ लिया है। डॉक्टर मनीष, आपसे एक सवाल है जो महिला को लेकर है, वो ये है कि जैसे जब मेनोपॉज़ हो जाता है, तो क्या मेनोपॉज़ एक कारण बन सकता है दिल की बीमारी का आगे जाकर के फीमेल्स में? नहीं, मेनोपॉज़ एक लैंडमार्क है जिसमें ये एस्ट्रोजन हार्मोन का रिडक्शन हो जाता है। उसके बाद 5 इयर्स डाउन द लाइन अगर जो
जो थ्योराइज किया जाता है कि ईस्ट्रोजन हार्मोन, जब तक आपके मेंसेस रेगुलर चल रहे हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन ने आपका लिपिड प्रोफाइल एक अच्छा मेंटेन कर रखा है। यंगर फीमेल्स को का लिपिड प्रोफाइल इतना खराब नहीं होता, जिसका एक कारण, एक थ्योरी ये है कि ईस्ट्रोजन की वजह से लिपिड प्रोफाइल अच्छा रहता है। तो नेचुरली जब मीनोपॉज हो जाता है और ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रोडक्शन कम होता है और आप पोस्ट मीनोपॉज आपको थोड़ा ड्यूरेशन हो जाता है, तो ये देखा गया है कि जो यंगर फीमेल्स बिलो मीनोपॉज से पहले थी, उनका लिपिड प्रोफाइल ऑल्टर होने लग जाता है, कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन फास्टर होने लग जाता है, एंड दे स्टार्ट हैविंग अ लिपिड प्रोफाइल जो ऐसे जैसे मेल्स में हो वैसे होने लग जाता है। तो एक बार आपका खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, दैट प्रमोट्स प्लाक डिपोजिशन, जो डॉक्टर ऋषिकेश कह रहे थे, एरिथ्रोस्क्लेरोटिक प्लाक फॉर्मेशन को और इंसाइट करता है और आगे बढ़ाता है। और ये जो प्लाक डिपोजिशन है, ये शुरू हो जाता है फ्रॉम योर सेकंड डिकेड ऑफ लाइफ, जब आप एक टीनेजर होते हो, वहां से शुरू होता है। तो आप जब मेनोपॉज अचीव कर लेते हो और उसके बाद आपका लिपिड प्रोफाइल खराब होने लग जाता है, तो आपका यू टेंड टू इंक्रीज योर एथेरोस्क्लेरोटिक डिपोजिशन इन योर आर्टरीज। तो जब वो होता है तो आपका फीमेल और मेल का रिस्क 5 साल डाउन द लाइन मेनोपॉज में ऑन एन एवरेज, ये बोला जाता है कि अब मेल और फीमेल का रिस्क इक्विवेलेंट हो गया है फॉर एन एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज। यानी कि अगर मेरे मेनोपॉज से पहले अगर एक 35 साल की लेडी आती है और उसको चेस्ट पेन होता है, तो उसमें संभावना कम होती है हार्ट डिजीज निकलने की। ऐसा नहीं है कि जीरो है, निकलते हैं, मेरे पास भी निकलते हैं और हम उनका एंजियोग्राफी करते हैं, ब्लॉकेज देखते हैं, उसको रिलीव करते हैं बाय पुटिंग इन अ स्टेंट, बट ऐसे इंसिडेंट्स बहुत कम होते हैं। और अगर एक 35 साल का मेल होता है तो उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपके ब्लॉकेज निकलेगा विद दैट टिपिकल डिस्क्रिप्शन। तो यस, फीमेल्स में आफ्टर मेनोपॉज आपका लिपिड प्रोफाइल खराब होने लग जाता है, आपके जो आप एक नेचुरल प्रोटेक्शन था वो कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो आपका रिस्क इक्विवेलेंट हो जाता है मेल से फॉर डेवलपिंग दोस ब्लॉकेजेस 5 years down the line। जी, तो इस तरीके का रीजन बनता है। लेकिन खाली अगर हम बात करें, अगर यही पेशेंट्स जो जिनको पोस्ट मेनोपॉजल हो रही हैं, अगर वो अपना हेल्दी लाइफस्टाइल कंटिन्यू करें, एक्सरसाइज कंटिन्यू करें, अपना ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का ध्यान रखें, so things can be under control. It's not that every lady who has crossed menopause is going to develop these complications. Doesn't happen like that. तो अगर आप अपना एक्सरसाइज करें रेगुलरली 30 to 45 मिनट्स, ब्रिस्क वॉक ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी करें जैसे कि डॉक्टर ऋषिकेश ने बताया है, या अगर आप मेट्रो में रहते हो, बिगर सिटीज में रहते हो, यू आर डूइंग अ जॉब वेयर यू डोंट हैव टाइम, तो एटलीस्ट आप 150 मिनट्स एक हफ्ते में कंप्लीट करना ही करना है, ताकि आपको थोड़ा तो उसका बेनिफिशियल इफेक्ट मिले एक्सरसाइज का। अगर वो सब चीजें करो, हेल्दी लाइफस्टाइल रखो, एंड जैसे कि पिज्जाज बर्गर्स का कंजम्पशन कम रखो, स्मोकिंग नहीं करो, एंड यू हैव अ डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, you de-stress yourself, you learn how to de-stress yourself and your kids, and de-stress yourself also. So those carry a long way कि ये even post menopause you lead a healthy life and you don't come to a situation जहाँ आपको ये हार्ट अटैक हो या आपको ब्लॉकेजेस हो जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल जाना पड़े कार्डियोलॉजिस्ट के पास। बिल्कुल, तो मेनोपॉज को एक कारण ना बनाए। जी 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 ऋषिकेश जी। मेरे को सिर्फ इतना ही बोलना है, जब भी हम मेनोपॉज बोलते हैं तो सिर्फ एज के 50s के बाद हम नहीं बोलते। काफी पेशेंट्स में जब यूटेरस और ओवरी किस कारण से निकाला जाता है, वो भी मेनोपॉज के क्राइटेरिया में आते हैं। बस वही मैं बोलूँ। जी जी जी, तो एक मेनोपॉज इसका कारण नहीं है, बल्कि एक नेचुरल जो फीमेल्स में चेंजेस आ रहे हैं वो है। बट अगर हम लाइफस्टाइल अपनी ठीक रखें, मेंटेन रखें, तो ये बिल्कुल दिल की कोई प्रॉब्लम का कारण नहीं बनेगा। तो डॉक्टर ऋषिकेश, एक सवाल जो और फीमेल से जुड़ा हुआ है मैं आपसे भी करना चाहूंगी। किसी महिला को अगर पहले से ही कोई दिल की बीमारी रह चुकी है, अब अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं प्रेगनेंसी में और पोस्ट प्रेगनेंसी में, तो कैसे उन चीजों को वो बैलेंस करें? बराबर, काफी बार मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि प्रेगनेंसी के पहले कुछ सिम्टम्स है तो हमेशा पहले स्क्रीन करना हार्ट की तरफ से, जैसे बेसलाइन ईसीजी एको करना हमेशा बेहतर रहता है। क्योंकि काफी बार प्रेगनेंसी के दौरान अगर चीजें थोड़ा तकलीफ देने शुरू हो जाती है तो उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। अभी हार्ट के बारे में कुछ बेसिक चीजें जो है, जैसे ब्लड प्रेशर किसी का ठहरा, अगर ब्लड प्रेशर माइल्ड रेस है तो ऐसे केस में प्रेगनेंसी में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। बट शुरू से बीपी अगर अनकंट्रोल्ड है तो प्रेगनेंसी में बेबी का ग्रोथ नहीं हो जाना, प्रेगनेंसी के दौरान बीपी का भी शूट हो जाना, अर्ली डिलीवरी करना या आयुजान उस तरीके की संभावना आती है। तो ये काफी कॉमन है। इसके अलावा भी हम देखेंगे तो कुछ हार्ट के, जैसे मैंने बीमारी बोले, कुछ माइनर वॉल प्रॉब्लम रहते हैं, जैसे माइल्ड वॉल प्रॉब्लम है या कोई माइनर छेद जैसा है, तो ये काफी बार प्रेगनेंसी में अनइवेंटफुल हो जाता है। बट किसी का प्रॉब्लम थोड़ा मध्यम गति का या ज्यादा गति का है, जैसे
वॉल का प्रॉब्लम काफ़ी हम देखे जाते हैं कॉमनली कि प्रेगनेंसी में वो मैनिफेस्ट हो जाता है क्योंकि बॉडी में पानी का परसेंटेज बॉडी बढ़ जाता है, ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो ऐसे केस में हार्ट वो कोप अप नहीं कर पाता है, तो साँस फूलना आना शुरू हो जाता है जब भी अंडरलाइंग हार्ट के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है। तो कोई वॉल के प्रॉब्लम है जो थोड़ा मध्यम या हाई ग्रेड के प्रॉब्लम्स है, तो ऐसे केस में प्रेगनेंसी में दिक्कतें आ सकती है और कोई पेशेंट में अपने को प्रेगनेंसी टर्मिनेट भी करनी पड़ सकती है। और अगर ऐसे में अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आती और अच्छी प्रेगनेंसी, सेफ प्रेगनेंसी है, तो क्या बच्चे में कोई भी सीवीडी की प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं? मैं बोलूँगा कि ऐसे जो भी पेशेंट है मैं सजेस्ट करता हूँ उनको कि ये हाई रिस्क पेशेंट रहते हैं। ऐसे पेशेंट्स को इंस्टीट्यूट डिलीवरी हमेशा बेटर रहती है रादर देन छोटे नर्सिंग होम में। हम देखा जाता है कि पेशेंट वहाँ पे ब्रेथलेस हो जाते हैं, फिर कहाँ दूसरे के शिफ्ट करना। तो पहली बात तो ऐसे पेशेंट्स इंस्टीट्यूट में डिलीवर होने चाहिए। दूसरे प्रॉब्लम ये मम्मी के कारण बच्चे पे इम्पैक्ट होना 2-3 रीज़न होते हैं। जैसे मैंने बताया कि कुछ बीपी हाई कंट्रोल के कारण बेबी को ग्रोथ बराबर सर्कुलेशन नहीं होता है, बेबी ग्रोथ फॉल डाउन हो सकती है या काफ़ी बार हम कुछ मेडिसिन अपने को देना पड़ता है कि जिसके कारण बॉडी में पानी जम रहा है उसको निकालने के लिए। तो कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट भी बेबी पे हो सकते हैं, बट ऐसे नहीं कि मदर को कोई हार्ट में छेद है इसलिए बच्चे को भी छेद हो जाए। तो वैसा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं रहता है, बट हाँ, थोड़ा-सा इनडायरेक्ट कनेक्शन बिकॉज़ ऑफ बेबी को सर्कुलेशन नहीं है या कोई मेडिकेशंस के कारण बच्चे पे असर हो सकता है। जी, तो बेसिकली इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर कोई भी फीमेल को कोई हृदय संबंधी समस्या है तो। डॉक्टर मनीष, हम बच्चों के दिल छेद की बात कर रहे थे। आपने भी उसमें बात की, डॉक्टर ऋषिकेश जी ने भी हमें काफ़ी चीज़ें बताई। तो अगर बच्चे के दिल में छेद था, अब वो ट्रीट हो चुका है, ठीक हो चुका है, तो क्या आगे जाकर उसमें कोई भी सीवीडी की प्रॉब्लम की संभावना जो है वो बढ़ सकती है, देखी जा सकती है? देखिए, अगर आप कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ की बात कर रहे हो कि हार्ट में छेद है, ऊपर के हिस्से में या नीचे के हिस्से में, और आप ये सवाल में ये बोल रही हो कि वो ठीक हो चुका है। तो वो जी। ठीक हो चुका है तो वो पार्ट अलग है, दैट इज़ अ डिफरेंट डिज़ीज़ ऑलटुगेदर व्हिच हैज़ बीन परमानेंटली रेक्टिफाइड। आपने उसका क्लोज़र कर दिया, चाहे सर्जिकल क्लोज़र किया हो, चाहे डिवाइस क्लोज़र किया हो, वो चीज़ परमानेंटली इलाज हो गई है। तो वो चीज़ का वो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, एंड कार्डियोवास्कुलर एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज़ इज़ समथिंग डिफरेंट। अगर बच्चे को कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है और वो ठीक हो चुका है, दैट डज नॉट मेक हिम इम्यून कि उसको आगे जाके कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज ना हो। तो ही इज एज ससेप्टेबल टू कॉर्नरी डेवलपिंग कॉर्नरी ब्लॉकेज। उसकी नसें में ब्लॉकेज होने की उतनी ही संभावना है जितनी जनरल पॉपुलेशन में है, जितनी मेरे को और आपको है। अगर हम डिसिप्लिन लाइफस्टाइल नहीं जिएंगे, अगर हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होगा, डाइटरी कंप्लायंस नहीं होगा, खाना ठीक तरह नहीं खाएंगे, और आपका लिपिड प्रोफाइल अगर आप अपना ठीक तरह नहीं रखेंगे, तो ये दिस यू विल बी इम्यून टू coronary blockages and leading to atherosclerotic cardiovascular disease and heart attacks, even if you have had a congenital heart disease earlier which was rectified. वो एक अलग एंटिटी है, ये एक अलग एंटिटी है। वो एंटिटी है जो बर्थ से पैदा होके आप व्हेन यू आर बॉर्न, आप उस डिफेक्ट के साथ बॉर्न हुए हो जो हमने रेक्टिफाई किया है, तो वो आपकी अर्ली 20s में रेक्टिफाई कर लेते हैं एट द मैक्स। बिकॉज अगर आप जितना डिले करते हो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज को रेक्टिफाई करने में, तो वो आपका पल्मोनरी हाइपरटेंशन होके एक इरिवर्सिबल स्टेज में भी जा सकता है। तो इसलिए सारे कार्डियोलॉजिस्ट, सारे डॉक्टर्स उसको जितनी जल्दी पॉसिबल हो उसको ट्रीट करते हैं, बट दैट इज अ टोटली सेपरेट एंटिटी फ्रॉम एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। और अगर वो ठीक हो गया कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, तो दे विल बी एज प्रोन टू कॉर्नरी हार्ट डिजीज एज द जनरल पॉपुलेशन। जी, तो मुझे लगता है कि तमाम हमने जो सवाल किए महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को लेकर, दिल की बीमारी को लेकर, वो काफ़ी अच्छे से अब आप लोगों ने समझाया और हमारे यूज़र्स को काफ़ी अच्छे से समझ भी आया होगा। तो जो यूज़र्स हमारे साथ जुड़े हैं, उनके भी कुछ सवाल हैं, मैं आप दोनों से उनके भी सवाल पूछना चाहूँगी। तो सबसे पहले डॉक्टर ऋषिकेश, आपके लिए एक सवाल है यूज़र का। उनका कहना है कि क्या ग गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है दिल की बीमारी को लेकर के, तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि उस वक्त भी और उसके बाद आगे जाके भी उससे बचा जा सके? तो जैसे मैंने बताया कि अर्ली जब भी कंसीव होते हो तभी गायनेकोलॉजिस्ट या इनसे मिलके पहले उनका बेसलाइन बीपी क्या है, ओके, बेसलाइन एक्टिव सिम्टम क्या है। जब भी हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो कोई मर्मर है क्या,
हार्ट की तरफ से कुछ है क्या, तो वो हम पहले चेक किया जाता है। अगर कोई भी ऐसी चीज़ें दिखी है, तो उसको शुरू के स्टेज में इवैल्यूएशन ज़रूरी बन जाती है, सो दैट इलाज ठीक होता है और उस हिसाब से आगे एक्शन लिया जा सकता है। अ, जैसे बताया कि ब्लड प्रेशर अगर समझा है, तो उसको टाइम पे अगर इलाज होता है, तो काफ़ी बार प्रेगनेंसी अनइवेंटफुल हो जाती है। जी। तो मुझे लगता है कि जो यूज़र हैं उन्हें ये समझ में आ ही गया होगा। डॉक्टर मनीष आपके लिए भी एक सवाल है कि हमारे यूज़र पूछते हैं कि किसी को अगर जन्म से हार्ट डिफेक्ट है या कोई दिल की बीमारी है, तो ऐसे में क्या उसकी डेथ की संभावना बढ़ जाती है? अगर किसी को कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, जैसे कि जो हम कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज की बात कर रहे हैं, जैसे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट जो हार्ट के ऊपरी पार्ट में होता है, और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एंड पीडीए, तो ये मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस हैं। अगर ये भी अनट्रीटेड रहे लंबे टाइम तक और वो बड़े साइज के डिफेक्ट्स होंगे, तो दे कैन लीड टू एन इरिवर्सिबल स्टेज। तो इनका रेक्टिफिकेशन होना टाइमली बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हाँ, अगर दिल की बीमारी है तो इससे डेथ की संभावना बढ़ सकती है। वो ट्रीटेबल है या या ट्रीट किया जा अगर सकता ट्रीटेबल है तो यू विल हैव एन एक्सपेक्टेड नॉर्मल लाइफ स्पैन, बट अगर आप उसको ट्रीट नहीं करते, अगर इरिवर्सिबल स्टेज में चला गया जिसमें डॉक्टर नहीं कुछ कर पाता, एक एएसडी वीएसडी पीडीए तीनों चीजें अगर इरिवर्सिबल हो गई, तो इट में कर्टेल द लाइफ ऑफ द पेशेंट। इट में ये मतलब ये जो इरिवर्सिबिलिटी हो जाती है, ये लेट 30s में और 40s में आने लग जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको एएसडी वीएसडी या पीडीए है कि नहीं। तो डिपेंडिंग अपॉन लेट 20s से 30s में या 40s में, डिपेंडिंग अपॉन पीडीए है या वीएसडी है एएसडी है, आपकी इरिवर्सिबल स्टेज पहुंच सकता है। बट दैट इज एटलीस्ट 25 ईयर्स। आपको यूजुअली जब आपको कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होता है और आपके सिम्टम्स होते हैं, आपकी ग्रोथ स्टंटेड होती है उसकी वजह से बच्चों की, तो यूजुअली आजकल सब लोग इतने अवेयर होते हैं कि एक पीडियाट्रिशियन के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमारे बच्चे का ग्रोथ स्पर्ट उतना नहीं है जितने दूसरे के बच्चे का है, या वो सिम्टम्स बता पाते हैं कि ये बार बार इसको इन्फेक्शन होता है। तो जब डॉक्टर इवेलुएट करता है, क्लिनिकल इवेलुएशन करता है, मर्मर देखता है, एकोकार्डियोग्राम करता है, और पता चल जाता है कि ये डिफेक्ट है और इसका ये साइज डिफेक्ट है, मॉडरेट साइज डिफेक्ट है, जो अपने आप बंद नहीं होगा। अगर बहुत छोटा डिफेक्ट है वो अपने आप बंद हो जाते हैं, पर वो डॉक्टर्स को पता होता है डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द डिफेक्ट कि ये अपने आप बंद होगा या ये ऐसा डिफेक्ट है जो छोटा होते हुए भी आगे जाके बंद नहीं होगा। तो उस डिपेंडिंग अपॉन द डिफेक्ट, द साइज ऑफ द डिफेक्ट एंड व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट इट इज, कि वीडीए पीडीए है या वीएसडी है, और वीएसडी में भी वो मस्कुलर वीएसडी है या मतलब और भी तरीके होते हैं वीएसडी के, तो वो डॉक्टर डिसाइड करता है कि इसको ट्रीट करना, और उसको ट्रीट करना जल्दी से जल्दी पेशेंट के हित में रहता है, क्योंकि अगर आप उसको ट्रीट नहीं कराएंगे और वो इरिवर्सिबल स्टेज में हो गया, तो 20s और 30s में भी डेथ हो सकती है उस कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट की वजह से। और अगर आप उसको जल्दी ठीक करा लेते हैं, आपका नॉर्मल लाइफ स्पैन होता है जो एक एवरेज पॉपुलेशन का होता है। जी। तो इस पूरे सेशन में हमने ये तो जान लिया कि महिलाओं, पुरुषों और बच्चों में अगर हार्ट की कोई भी बीमारी है तो उसे किस तरीके से हमें रोकना है, ट्रीटमेंट लेना है। तो आखिर में मैं यही चाहूंगी आप दोनों डॉक्टर्स से कि वन बाय वन आप हमारे यूजर्स को बताएं कि उन्हें किन चीजों का ध्यान रखना है एक प्रिकॉशनरी तौर पर, ताकि दिल की जो बीमारी है वो उन तक ना पहुंच पाए। डॉक्टर ऋषिकेश। यस, आई थिंक ये सबसे ज़रूरी सवाल है। तो मैंने जैसे बताया 80% जो दिल की बीमारी है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। 20% जो अपने हाथ में नहीं है, जो बढ़ती उम्र के साथ है, जो जेनेटिक कॉजेज़ है। कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? एक तो अपनी जीवन शैली अच्छी चाहिए, खाने का अपना तरीका अच्छा चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए, स्मोकिंग या कोई भी ऐसे बुरी आदत से दूर रहनी चाहिए। उतना ही नहीं, जिन लोगों में स्ट्रॉन्ग फैमिलीज़ है, जिनके मम्मी-पापा में काफ़ी यंग एज में बीमारियाँ आ गई है, उन लोग में रेगुलर हेल्थ चेकअप करना, जिसमें हम ईसीजी, टूडे एको, कोलेस्ट्रॉल, अपना बीपी जानकारी करना, अपना शुगर वैल्यू मालूम करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा स्ट्रेस टेस्ट मैं सजेस्ट करता हूँ, जो कर सकते हैं उनको मैं साल भर में 1 बार तो मैं सजेस्ट करता हूँ। काफ़ी बार एको में हम ब्लॉकेज नहीं पकड़ पाते, और ब्लॉकेज के लिए स्ट्रेस टेस्ट ही एक इम्पोर्टेंट टूल रहता है। लोग नॉर्मल एको से समझ लेते हैं कि सब नॉर्मल है, वैसे नहीं है, और इतना भी समझना चाहिए कि हर टेस्ट में अपनी लिमिटेशंस होती है। इसके बावजूद भी अगर किसी को चलते समय कोई तकलीफ होती है, सांस फूलना है, सीने में दर्द है, तो मैं सजेस्ट करूंगा उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। जी, डॉक्टर मनीष मैं आपसे भी चाहूंगी कि आप भी कुछ तो जो डॉक्टर ऋषिकेश जी के चेहरे पे मुस्कान है, क्योंकि यही सवाल का यही जवाब है कि ये सारे डॉक्यूमेंट ऑलरेडी उन्होंने सारी चीजें एन्यूमरेट कर दी हैं, जो एक हर कार्डियोलॉजिस्ट अपने
हर पेशेंट को बोलता है कि रेगुलर एक्सरसाइज करो, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखो, एक एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कर लो अपने घर पे, ताकि आप उसका ज़्यादा सिक्योर तरीके से कर सको। उसको पेशेंट को हम एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग की कुछ नुआंसेस बताएं कि ये सही तरीका है, जैसे कि ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट आपके हार्ट के लेवल पे हो, चेयर पे बैठो, ओपन स्टांस रखो, अपना यूरिनरी ब्लड इवैक्यूएट करके करो, अपना स्मोकिंग और कोई कॉफी इंटेक या टी इंटेक ना हो आधे घंटे पहले। ये सब कुछ चीजें बता के उनको कि आप अपना इस तरह ब्लड प्रेशर फिक्स टाइम पे सवेरे शाम लेके एक रिकॉर्ड लेके जा सकते हो अपने डॉक्टर के पास, ताकि उसको मदद मिल सके आपके ब्लड प्रेशर विच इज वन ऑफ द बिग रिस्क फैक्टर्स फॉर हार्ट डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। उसी तरह उसको ये समझाएं, एजुकेट करें कि अगर आपका डायबिटीज है तो आपका जो भी डायबिटोलॉजिस्ट है या कोई और डॉक्टर, कोई फिजिशियन या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आपको ट्रीट कर रहा है, तो आप ये देखिए कि आप हर 3 महीने का HbA1c आपका 7% के नीचे अगर रहेगा, सो दैट इज द गुड टारगेट्स। तो दूसरा, उसको लिपिड प्रोफाइल में समझाओ कि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल का क्या टारगेट होना चाहिए, गुड कोलेस्ट्रॉल का क्या टारगेट होना चाहिए। तो यू कैन डिटेल इट मोर, ताकि पेशेंट खुद इन्वॉल्व रहे अपनी प्रोग्रेस में और उसको समझ में आए कि मेरा प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं इन माय फर्दर विजिट्स टू द डॉक्टर। जब पेशेंट एक बार इन्वॉल्व हो जाए, जब वो एजुकेट हो जाता है इन फाइनल नुआंसेस, इन फाइनल पॉइंट से, देन ही गेट्स इनटू द एक्साइटमेंट दैट मेरे को नेक्स्ट टाइम मैं जब डॉक्टर को विजिट करूं तो मेरे ये रिपोर्ट्स सही होने चाहिए। ही बिकम्स मोर अवेयर एंड ही शुड ऑफ कोर्स डिक्रीज हिज स्ट्रेस लेवल एंड लीड अ डिसिप्लिन लाइफस्टाइल। And I cannot emphasize more कि exercise is one of the most important components of therapy। एक डॉक्टर को विजिट करना, उससे मेडिकेशन लेना एक अलग हिस्सा है, और साथ में एक्सरसाइज करना और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल करना जो आपके हाथ में है, वो आपको जरूर करना चाहिए। तो जिस तरीके से हमने आज देखा कि महिलाओं, पुरुषों या बच्चों में दिल की अगर बीमारी है तो उससे कैसे बचा जा सकता है, और किस तरीके से उस पर कोई भी प्रॉब्लम आए उसका निदान भी किया जा सकता है। तो बहुत छोटी छोटी बातें थी जो विस्तार रूप से हमने डॉक्टर से जानी। तो मैं डॉक्टर्स का भी धन्यवाद करती हूँ और हमारे यूजर्स का भी धन्यवाद करती हूँ जो हमारे साथ जुड़े और बेहतरीन जिन्होंने सवाल किए और साथ ही जिन्हें अच्छे से आंसर्स भी दिए। थैंक यू डॉक्टर्स। थैंक यू सो मच।